हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है और जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और भैया जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे सर 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के 9 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि 9 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं और इस बार भी 99% चांस है कि ये टॉपिक्स या इनमें से कुछ टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, तो ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि जितने भी टॉपिक इस वीडियो में बताऊंगा ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। देखिए हर साल लगभग आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इन चारों चैप्टर के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक का नाम पहले जान लेते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, ये सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। फिर उसके बाद में संधारित्र, ये भी दूसरे चैप्टर का टॉपिक है। फिर संधारित्र की धारिता, ये भी सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट चालकता, ये थर्ड चैप्टर का टॉपिक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, थर्ड चैप्टर। किरचॉफ का धारा नियम, ये भी थर्ड चैप्टर। धारा घनत्व, ये भी थर्ड चैप्टर। और जो लास्ट टॉपिक हमारा है लॉरेंज बल, ये फोर्थ चैप्टर का टॉपिक है। तो जो भी एग्जाम देने वाले हैं या एग्जाम देंगे उनके लिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 9 टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेनिफिट आपका ही होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, नाम है भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि जो ये 9 टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पहले से ही पता है, ताकि हमें भी लगे कि हमारे स्टूडेंट की तैयारी किस लेवल तक है। क्या वो इस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि आप लोग टॉपर बन सके। अगर जिसको 9 में 9 पता होगा समझ लीजिए वो टॉपर बन के आएगा। ठीक है, क्योंकि भैया पढ़ाई आप लोगों को स्मार्ट तरीके से करनी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या होता है, 2 लाइन का ये डेफिनेशन है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल के एज ए कंपैरिजन ये बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है, लेकिन है भैया ऊर्जा का ही मात्रक। ठीक है, ये देखिए इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। इसकी परिभाषा अब हम जान लेते हैं। देखिए परिभाषा जो है वो हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, खोरकर पिला नहीं सकते कि तुरंत आपको याद हो जाएगा, वो आपको करना होगा। सुबह उठना होगा 4 से 5 और टॉपिक्स को पढ़ना होगा, तब जल्दी याद होगा। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम इज बेटर टाइम फॉर स्टडी। ठीक, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन को वोल्ट को हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं। वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। पता है कि नहीं पता है। ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त करता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है। डेफिनेशन थोड़ा सा लेंदी है बट भैया समझना तो पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब ये जान लेते हैं भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, देखिए इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, बट एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कूलाम में होता है और जो इसकी वैल्यू होती है वो जूल में होती है। बस जस्ट अ डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बस ये हो गया भैया, ये हो गया। हमें सिर्फ परिभाषा लिखनी थी, हमने परिभाषा के साथ आपको फॉर्मूला भी, मतलब इसकी वैल्यू भी बता दिया। ठीक,
समझ में आ गया। वैसे ये सारे टॉपिक्स जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ाया है फुल चैप्टर, तो ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक, सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, इसका नोट्स चाहिए। भैया नोट्स के लिए हमारा एप्लीकेशन है शुभम लेक्चरर, प्ले स्टोर पे जाओ डाउनलोड करो शुभम लेक्चरर, वहां पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, आप हमसे एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक। तो जल्दी से जाइए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं। 9 टॉपिक है भैया, नींद लगेगी तो पानी ले लेना, ठीक है, और बेड पर मत बैठना, कुर्सी और मेज लगाकर बैठना, क्योंकि पढ़ना है, अगर टॉपर बनना है तो नींद चैन को त्यागो तुम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए स्टूडेंट दूसरे टॉपिक को देखते हैं भैया। सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो डेफिनेशन वाले हैं, यानी कि जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादातर डेफिनेशन वाले हैं, परिभाषा वाले। जैसे देखिए समविभव पृष्ठ क्या होता है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही स्पष्ट है, समविभव मतलब समान विभव, बस हो गया, सिंपल सा है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, देखिए ये हमने पृष्ठ खींच दिया, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर विद्युत विभव बराबर हो, यहां पर भी विभव V हो, यहां पर भी विभव V हो, यहां पर भी V हो, यहां पर भी V हो, यहां पर भी V हो, ठीक है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो विद्युत विभव है वो बराबर हो, तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, समविभव मतलब हर एक बिंदु पर समान विभव, मतलब सिंपल सा है यार, कुछ है नहीं इसमें, अगर डेफिनेशन में तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं, बहुत सिंपल सा था, चलिए तीसरा देखते हैं, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे हमारे इसमें जिनको ये सारे टॉपिक पता होंगे, ठीक है। तो कमेंट में अपने टैलेंट को बताओ कि सर मुझे सारे के सारे पता थे, ठीक। दैट्स माई फेवरेट स्टूडेंट, वो मेरा फेवरेट स्टूडेंट होगा, ठीक। तीसरा देखिए संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या होता है, मैंने बताया है भैया संधारित्र क्या होता है। देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित की जा सकती है, ठीक है, पर वैद्युत विभव हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको मैं कट कर दूंगा, ठीक है, देखिए कट कर दिया। तो देखिए इतना ही डेफिनेशन है जो मैंने कट नहीं किया है। देखिए क्या है, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि चालक ले लीजिए, उस चालक के आकार और आकृति में कोई परिवर्तन भी हम ना करें और उस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश को संचित कर सकें, दैट्स अ संधारित्र, ठीक। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन है, मतलब संधारित्र जो होता है ऐसा समायोजन होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा से ज्यादा आवेश को संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं, संधारित्र क्या है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है, ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा था, ठीक। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, 4th नंबर टॉपिक, ठीक। तो संधारित्र तो हमने पढ़ लिया भैया, व्हाट इज कैपेसिटर, बट संधारित्र की धारिता क्या होती है, व्हाट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक। तो देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि किसी भी संधारित्र की धारिता, देखिए संधारित्र की 2 प्लेटें होती है, एक भैया ये है और एक ये है, ठीक है। तो किसी संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात को ही हम संधारित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, C इक्वल टू क्या होगा, Q/V, बस हो गया, ठीक। जो डेफिनेशन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है, ये समझ गए। देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, किससे, V से, ठीक, कैपिटल सॉरी इसे C से प्रदर्शित करते हैं, तो धारिता है V को हम विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसे C से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे ही मेरे मुंह से वी निकला होगा तो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तुरंत वो सोच रहे होंगे कमेंट किया जाए कि अरे वी सर जी ने बोल दिया, गलत बोल दिया। ठीक, तो सही चीजों को पकड़िए, मैंने बाद में सी बोला। ठीक, तो इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होता है, तो फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q अपान V। इसका मात्रक क्या होगा बताइए, C इक्वल टू Q अपान V है, Q है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, देखिए यहां पर हेडिंग डालेंगे मात्रक। ठीक, मात्रक भी जान लेते हैं, वैसे हमें परिभाषा ही लिखनी थी। तो मात्रक क्या होगा, देखिए Q है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम प्रति, V है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा, या हम फैरड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फैरड। जैसे विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट भी होता है, वैसे धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है और फैरड भी होता है। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। तो इसमें कुछ है नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि संधारित्र की धारिता जो होती है वो दोनों प्लेटों में से एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, C इक्वल टू Q अपान B, इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तीसरे चैप्टर का विद्युत धारा का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, यानी कि व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए, यानी कि आपको बताना है कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड इसका यूनिट बताना है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, तो देखिए क्या होता है, सिंपल सा है, किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। सिंपली भाषा में अगर मैं बताऊं तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं भैया, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू, देखिए क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं तो 1 अपान रो हो जाएगा। रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया इसका मात्रक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक, तो कैसे बताओगे, देखो मैं बताता हूं। देखिए इसका मात्रक जो होता है वो मैं बता चुका हूं आपको चैप्टर में, फुल चैप्टर जो विद्युत धारा मैंने पढ़ाया है उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी जान लेते हैं। देखिए 1 अपान रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो बताइए इसका मात्रक क्या होगा, क्योंकि ये नीचे है प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो सिग्मा का जो मात्रक होगा मैं यहां पर लिख देता हूं, सिग्मा का मात्रक वो हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब ऊपर जाएगा भैया तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को हम लिखते हैं इसका मात्रक मोहो मीटर इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है, मोहो मीटर इनवर्स, सॉरी इनवर्स कर दीजिएगा यहां पर, मोहो मीटर इनवर्स। ठीक है, तो मात्रक कैसे निकाल सकते हो, अगर आपको रो का मात्रक पता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पता है, तो आप बहुत आसानी से इसका मात्रक निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक अगर ओम मीटर है तो सिग्मा का मात्रक होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मोहो मीटर इनवर्स भी इसको हम लिखते हैं, बस यही हो जाएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक। ठीक, सिंपल सा है। तो ये समझ में आ गया, रो का मात्रक मैंने आपको पहले बताया है, रो इक्वल टू होता है आर ए अपान एल। आर क्या है, ओम, आर का मात्रक ओम, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर से मीटर कट गया, ओम मीटर बचा। ठीक, तो ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, यहां पर तो मैं थोड़ा इसका बता रहा हूं कि आप लोग कैसे इसको समझेंगे। ठीक, चैप्टर्स में मैंने सारे डाउट क्लियर करा दिए हैं, तो चैप्टर जो पढ़े रहेगा ये सारी चीजें उसके लिए चुटकियों का खेल होगा। ठीक, एकदम हलवा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉपिक नंबर 6। ठीक, देखिए ये भी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा भैया, इसमें डेफिनेशन ही पूछा जाता है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल।
सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन मैं बताता हूं। देखिए सेल है तो जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, देखिए सेल की प्लेटें जो होती हैं कैथोड एनोड, ठीक है, तो उसको जब तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। मतलब जब किसी सेल की प्लेट को हम तार द्वारा जोड़ देंगे तो उसमें जो धारा होगी वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर उसके घोल में, अब चूंकि सेल है भैया तो उसके अंदर उसका घोल होगा, उसका जो विद्युत अपघट्य है वो होगा, ठीक है, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो या कुछ भी हो वो होगा, ठीक। तो उसके घोल में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर बहती है। मतलब सेल में तार में जो विद्युत धारा होगी वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, लेकिन सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, एकदम उल्टा, ठीक है। तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के अंदर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट, ठीक। तो सेल के अंदर जो वैद्युत धारा बह रही है उसके वैद्युत धारा के बहने में जो सेल के अंदर घोल होता है उसके द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो सेल के अंदर धारा बह रही है उसको भैया रोकते हैं, ठीक है, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है उसकी धारा में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसी को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को आपको याद करना होगा। जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के अंदर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक। बस हो गया, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो इसको आप लोग करेंगे नोट, फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, टॉपिक नंबर 7। देखिए सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं अगर देखा जाए, ठीक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको पता है। तो किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर किरचॉफ का पहला नियम हमें पता है, दूसरा पता है, ये धारा नियम कहां से आ गया? तो किरचॉफ के पहले नियम को ही हम किरचॉफ का धारा नियम भी बोलते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पहले नियम की जगह पर दूसरा लिख देते हैं, वोल्टता का नियम, और वहीं पर गलत हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इन भैया लोगों के कई नाम हैं, ठीक है। अब नाम से तो पहचानना पड़ेगा, तो नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का पहला नियम क्या है? देखिए, किसी निर्दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब मान लीजिए ये कोई संधि है, ठीक है, इसको ओ नाम दे देते हैं। अब इस पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं होंगी, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ठीक है। मतलब जितनी भी धाराएं होंगी, किसी को हम मान लेंगे I1, किसी को मान लेंगे हम I2, किसी को हम मान लेंगे I3, किसी को हम मान लेंगे I4, इसको मान लेंगे I5, ठीक है। तो जितनी भी धाराएं होंगी इन सभी का जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। मैंने बताया था, देखिए बीजगणितीय योग जो होता है ये सिग्मा I जो होता है भैया ये 0 होता है, ठीक। यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा दैट्स अ 0, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जितनी भी धाराएं होंगी इनका जो योग होगा वो 0 होगा। बट यहाँ पर इस चित्र में एक चीज समझिए, सभी धाराएं आ रही है I1, I2, I3, I4, I5, बट देखिए जो I1 और I2 है ये संधि की ओर आ रही है और I3, I4, I5 जो है ये संधि से दूर जा रही है। तो जो संधि की ओर धारा आएगी उसको पॉजिटिव लेंगे, जो संधि से दूर जाएगी दैट्स अ निगेटिव, उसको हम निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? I1 प्लस I2 इनको हम पॉजिटिव लेंगे, बाकी जितनी धाराएं हैं I3, I4, I5 ये देखिए संधि से दूर जा रही हैं। तीर को देखिए तो I3 हो जाएगा, माइनस I4 हो जाएगा और माइनस I5 हो जाएगा और सभी का जो योग होगा दैट्स 0 के बराबर होगा। और इसको चाहे हम तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखिए ये माइनस में है, सब इधर जाएंगी तो प्लस में हो जाएंगी, I3 प्लस I4 और प्लस I5, ठीक है। बस हो गया। तो याद क्या रखना है आपको कि किसी भी संधि पर मिलने वाली जो समस्त धाराएं होती हैं उनका बीजगणितीय योग 0 होता है। मैंने यहां पर भी बताया, यहां पर भी बताया, ठीक। समझ में आया? अगर अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है तो ये सिर्फ आप लिख देंगे, इसको लिखकर ये लिख देंगे, ये सब समझाने की विशेष जरूरत नहीं है। बट कहीं कहीं आता है किरचॉफ के नियम को परिपथ बनाकर समझाइए, तो आपको यहां पर परिपथ भी बनाना होगा, फर्स्ट नियम सेकंड नियम जो भी आता है,
ठीक। और किरचॉफ का नियम जो ऐसा नियम है ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आता है, लघु उत्तरीय में भी और विस्तृत उत्तरीय में भी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका 7वां टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसको आप लोग करेंगे नोट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है भैया। अब ये तो सबको पता होगा, शायद जिसने तीसरा चैप्टर पढ़ रखा है उनको तो पता ही होगा। देखिए क्या है, धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज करंट डेंसिटी। इसका मात्रक एम के एस पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र भी लिखिए। मतलब धारा घनत्व होता क्या है, इसका मात्रक क्या होता है और इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, ठीक, सिंपल सा है। तो धारा घनत्व क्या होता है, डेफिनेशन समझिए। करंट डेंसिटी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आपको पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि आगे जो आपको करना है भैया उसमें इंग्लिश की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबोत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। देखिए स्मॉल जे, ये जड़ लिखा है लेकिन गलत है भैया, स्मॉल जी, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल ए से अभिलंबोत गुजरने वाली जो धारा आई होती है उसे उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। जे इक्वल टू क्या होगा, आई अपान ए। आई अपान ए मतलब आई क्या है, देखिए किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल ए से अभिलंबोत गुजरने वाले जो धारा आई होती है, इसी के रेशियो को ही हम कहते हैं धारा घनत्व। मैं इसको फिर से लिखता हूं, ठीक, ये तो ये आपका धारा घनत्व हो जाएगा, करंट डेंसिटी, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, ठीक। अब इसका मात्रक क्या होगा, शायद आप सबको पता चल गया हो, जो हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट, उनको मात्रक पता चल गया होगा। क्या होगा इसका मात्रक, जल्दी बताइए। जे आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक होगा एम्पियर। ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या होगा इसका, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। अब आप लोग कहेंगे सर इसकी बीमा बताइए, बीमा कैसे निकालोगे। देखिए आई क्या है, धारा, धारा की बीमा होती है ए, ठीक है, बीमा लिख देते हैं, बीमा हेडिंग डाल देंगे। तो भैया धारा आई है, आई की बीमा होती है ए, ठीक है, तो इसको ए लिख देंगे। अपान, देखिए ए है हमारा एरिया, एरिया का बीमा होता है L2, तो इसको L2 लिख देंगे। भैया को ऊपर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए तो आपका पहले से ही है, L2 है, प्लस में -2 हो जाएगा, L-2। इसको हम लिख सकते हैं AL-2। तो आप इतना भी बीमा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको MLT के पदों में लिखना है भैया तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए m के पावर 0, क्योंकि भैया m है नहीं तो m के पावर हम 0 लिखेंगे, l के पावर -2 लिखेंगे, ठीक, और ml2 t के पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि t है नहीं भैया, जिसके पावर 0 होगा उसकी वैल्यू 1 होती है, और a के पावर 1 लिख देंगे। अगर mlt के पदों में लिखेंगे तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, m0 l-2 t के पावर 0 a के पावर 1, ये होगी भैया बीमा। क्या होगी, ये बीमा हो जाएगी, ठीक, बस हो गया, समझ में आ गया। तो इसका हमने फॉर्मूला बताया, मात्रक बताया, बीमा बताया, सारी चीजें मैंने बताई, इसमें कुछ है भी नहीं भैया, इससे आप लोग आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था टॉपिक नंबर 8। अब हम आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पर, टॉपिक नंबर 9 पर, जो कि हमारे 4th चैप्टर से होगा। 3rd चैप्टर तक के टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं भैया। हमारा लास्ट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉरेंज बल। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम लोग विद्युत बल कहते हैं। ऐसे जब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा भैया। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान, चुंबकीय क्षेत्र में भैया डांस कर रहा है, ठीक है, तो उस डांस करते समय जो बल लगता है उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। मतलब भैया डांस नहीं कर रहा है, नहीं तो आप जाके लिख दें कि चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल को लॉरेंज बल ही हम कहते हैं। देखिए, इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। मतलब भैया सबको अलग अलग प्रतीक होता है, तो इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है। अब F इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी, फिर से मैं लिख देता हूं क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। मतलब मान लीजिए जो गतिमान आवेश है वो क्यों है, जो आवेश भैया डांस कर रहा है, जो आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में वो क्यों है, ठीक है। और जिस वेग से वो गति कर रहा है वो v है, और किसमें गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में वो b है, ठीक है। और साइन थीटा कोई ना कोई एंगल होगा भैया, जैसे डांस करते हैं लोग तो कोई भैया नागिन डांस करता है 180 डिग्री में, ठीक है, कोई दूसरा डांस करता है, कोई लेट के डांस करता है, कोई झुककर डांस करता है, तो अलग अलग एंगल होते हैं, ठीक है। ऐसे भैया इलेक्ट्रॉन भी जब डांस करते हैं, जब वो गति करते हैं तो उनका भी एंगल होगा भैया, वो भी आदमी है, ठीक, मतलब आदमी नहीं है। तो F इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू है आवेश जो डांस कर रहा है, V है वेग जिस वेग से डांस कर रहे हैं। कुछ लोग एकदम स्टेज में हिला देते हैं, ठीक है, खूब तेज तेज डांस करके, तो उनका वेग भी अलग अलग होगा। कुछ लोग एकदम सिंपल डांस करते हैं, ऐसे ऐसे फालतू में डांस करना नहीं आता फिर भी करते हैं, ठीक है, उनकी स्लो मोशन होती है। और कुछ लोग एकदम स्टेज ही हिला देते हैं, तो सबका अलग अलग स्पीड भी होता है, वेग होता है। तो V है वेग और कैपिटल B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किस क्षेत्र में डांस कर रहे हैं हम भैया, गांव शहर में डांस कर रहे हैं, शादी विवाह में, वो हमारा क्षेत्र है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र में गति डांस करेगा, ठीक है, गति करेगा। और साइन थीटा मतलब कोई ना कोई एंगल बना के डांस कर रहा है, ठीक है, डांस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये एक एंगल से डिग्री पे ये गतिमान होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है साइन थीटा, ठीक। तो ये होता है लॉरेंज बल। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक, समझ में आया। तो ये हमारा 9 नंबर टॉपिक था। तो हमने टोटल आज के इस वीडियो में टोटल कितने टॉपिक पढ़े भैया, टोटल 9 टॉपिक पढ़े। अब आप लोग कितने टॉपिक इसमें से समझ गए और कितने टॉपिक आपको ऑलरेडी पता थे, कमेंट करके बताइएगा। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। तो चलिए हम मिलते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो आपके बेंच पर आपके बगल में बैठते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।